सूरज की पहली किरण, जीवन सुखद प्रदोष, प्रभात का संदेश यह, भर दे मन में जोश। प्रातःकालीन वेला में आप सभी दर्शकों को सुप्रभातम। सभी को यथोचित प्रणाम, वंदन एवं अभिनंदन। साल के अंतिम उषाकाल में अर्थात 2024 की अंतिम सुबह प्रसारित किए जाने वाले सुप्रभातम कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ गवीश द्विवेदी। आइए अविलंब शुरू कर लेते हैं आज के इस अंक को। सुप्रभातम कार्यक्रम दूरदर्शन समाचार द्वारा दिखाया जाने वाला अधिकांशतः भारतीय ज्ञान परंपराओं पर आधारित विशेष कार्यक्रम है, जिसमें भारतीय परंपराओं के विभिन्न विन्यासों को विस्तार से प्रस्तुत किया जाता है। प्रमाणित उद्धरणों के साथ ऐसे विषय प्रस्तुत किए जाते हैं जिनके संज्ञान मात्र से भव्य भारत के वैभव को समझा जा सकता है। अज्ञात से ज्ञात की यात्रा का क्रम है हमारा यह कार्यक्रम सुप्रभातम। कहने को यूँ तो आज अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार साल का अंतिम दिन है, पर क्या आप जानते हैं कि भारतीय पंचांग के अनुसार क्या है आज की तिथि व नक्षत्र? आइए इसे जानने के लिए देखते हैं आज का पंचांग। आज का पंचांग युगाब्द 5126, विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, दक्षिणायन, पौष मास, शुक्ल पक्ष, प्रतिपदा तिथि, मंगलवार, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। परंपरा या सभ्यता कोई भी हो, शिक्षा का सभी जगह महत्व है। एक शिक्षा ही है जो प्राणी को मानव बनाती है, मनोर्भव का संदेश देती है, कर्तव्य का बोध कराती है। ऐसे ही शिक्षाएं सुभाषित रूप में भारतीय ज्ञान परंपरा के ग्रंथों में विस्तार से वर्णित हैं। आइए सुभाषित के माध्यम से सीख लेते हैं एक और अवधातव्य विषय को, और ध्यान दें क्योंकि यह सीख हम सबके बड़े काम आने वाली है। भद्रं भद्रं कृतं मौनं कोकिलैर्जलदागमी दर्दुरायत्र वक्तारस्तत्र मौनं हि शोभते। वर्षा ऋतु के प्रारंभ में कोयलें चुप हो जाया करती हैं, क्योंकि जहां मेंढक टरटराते हैं वहां चुप रहना ही शोभा देता है। During the rainy season, cuckoos do not sing but remain silent, because when there is noise of croaking of the frogs, it is better to be silent and not to degrade your talent. और अब कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और जानते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग को। जयपुर के महाराज जयसिंह द्वितीय द्वारा बनवाया गया जंतर मंतर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित है। यहाँ उपस्थित उपकरण अति प्राचीन होकर भी आधुनिकता का प्रमाण देते हैं। इन उपकरणों की सहायता से समय को मापा जाता था, भविष्य में आने वाले ग्रहण के बारे में पता लगाया जाता था व तारों की गति का भी अनुमान लगाया जाता था। आइए भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग में देखते हैं इसी विषय को। भारत की संस्कृति एवं सभ्यता तो पूरे विश्व भर में विख्यात है ही, परंतु साथ साथ भारत जाना जाता है अपने खोजों और आविष्कारों के लिए। आर्यभट्ट के शून्य की खोज से लेकर सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों की खोज हो, सभी खोजों का आरंभ भारतवर्ष से ही हुआ है। आज समय देखने के लिए सबके पास घड़ी या मोबाइल फोन जैसे उपकरण हैं, परंतु 300 साल पहले हमारे पास इस तरह के उपकरण नहीं थे। फिर हम समय का कैसे अंदाजा लगाते थे, यानी कि समय का अवलोकन कैसे करते थे? इसका हल निकलता है नई दिल्ली के जंतर मंतर में।
जंतर मंतर के इतिहास को जानने के लिए आज से 300 साल पहले पीछे जाना होगा। साल 1724 में जयपुर के महाराजा जय सिंह द्वितीय ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया था और यह 5 कैलेंडर और खगोलीय वेधशालाओं में से एक है। भारत अपने खगोलीय ज्ञान में और विज्ञान में कहीं पीछे नहीं था। राजा जय सिंह द्वितीय ने 1724 से लेकर 1734 तक जंतर मंतर का निर्माण कराया और जंतर मंतर में जो कला है जो देखने को मिलती है वो खगोल विज्ञान की प्रेरणा देती है। माने उस जमाने में हमारे पास ज्योतिष शास्त्र के जानकार, भवन निर्माण के जानकार इतने पारंगत थे कि उन्होंने अपनी खगोलीय विज्ञान के आधार पर सूर्य की गति, चंद्रमा की गति और नक्षत्र ग्रहों की गति का भी ज्ञान प्राप्त किया और उसको साक्षात उन्होंने प्रकट किया। उस ज्ञान को हम कैसे लोगों तक पहुंचा सकते हैं, लोग उसको देखें, उसकी रचना करके हमारे सामने रख दिया। दिल्ली के जंतर मंतर में 13 आर्किटेक्चरल एस्ट्रोनॉमी उपकरण है। इसका मुख्य उद्देश्य खगोलीय घटनाओं को संकलित करना और सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों के समय और गति की भविष्यवाणी करना था। सम्राट यंत्र, मिश्र यंत्र, राम यंत्र, जयप्रकाश यंत्र और षष्ठमांश या सिक्सटेंट यंत्र जंतर मंतर के मुख्य आकर्षण हैं। सम्राट यंत्र से किसी भी स्थान का सूर्य समय, स्थानीय समय और सूर्य का झुकाव जाना जाता था। सम्राट यंत्र 70 फीट ऊंचा, 114 फीट लंबा और 10 फीट चौड़ा है। यह यंत्र दिन के समय को आधा सेकंड की सटीकता के साथ माप सकता है। मिश्रा यंत्र का प्रयोग वर्ष के सबसे छोटे और लंबे दिनों को निर्धारित करने के लिए और दोपहर के समय की भविष्यवाणी करने के लिए किया जाता था। इस यंत्र की सबसे खास बात यह है कि इसे खुद राजा जयसिंह द्वितीय ने डिजाइन किया था। रामा यंत्र का प्रयोग पृथ्वी पर अक्षांश और देशांतर के आधार पर तारों की ऊंचाई मापने के लिए किया जाता था। जयप्रकाश यंत्र का प्रयोग खगोलीय पिंडों, स्थानीय समय एवं अन्य राशि वलयों का समन्वयात्मक मापने के लिए किया जाता था। षष्ठमांश या सिक्सटेंट यंत्र का प्रयोग सूर्य के झुकाव, दूरी और व्यास मापने के लिए किया जाता था। अगर सरल भाषा में कहें तो दिल्ली के जंतर मंतर का निर्माण उस काल में टाइम और स्पेस की जानकारी लेने के लिए कराया गया था, जो कि आज भी जारी है। इस प्रकार के रेखा गणितीय हिसाब से उसका निर्माण किया गया है। उसमें सम्राट यंत्र की बात करें, हम राम यंत्र की बात करें या मिश्र यंत्र की बात करें, अष्टांश यंत्र की बात करें या जयप्रकाश यंत्र, इस प्रकार के 5-6 यंत्र के आधार पर उन्होंने जंतर मंतर की रचना की, जहां से सूर्य की किरणों के आधार पर समय को निर्धारित किया जाता था। उस जमाने में घड़ियां नहीं थी, लेकिन सूर्य पृथ्वी की गति के कारण से सूर्य की किरणें किस दिशा में जा रही हैं उससे समय निर्धारित किया जाता था। चंद्रमा की गति का भी इसी प्रकार से ध्यान में रख करके रात्रि के समय कैसे उसका अध्ययन किया जा सकता है, वह भी चंद्रमा की गति को प्रकट करने वाला जंतर मंतर स्थान है। इस दुनिया से अलग दूसरी दुनिया की खोज में कभी यहाँ पर वैज्ञानिक दिन रात शोध किया करते थे। जंतर मंतर के इन उपकरणों द्वारा वो पूरे देश नहीं बल्कि पूरे यूनिवर्स पर शोध किया करते थे। भारतीयों के द्वारा बनाया गया यह जंतर मंतर आज भी इस चीज का उदाहरण प्रस्तुत करता है कि हमारी साइंस टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा उन्नत थी, जो आज भी खगोलीय घटनाओं को संकलित करता है। और यह जंतर मंतर का आर्किटेक्चरल एस्ट्रोनॉमी उपकरण वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी वास्तुकला का प्रतीक बना हुआ है। राजमंगल पांडे के साथ जनेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और कार्यक्रम में खगोल विद्या और वास्तुकला का अनुपम उदाहरण देखने के बाद अब बढ़ते हैं स्वास्थ्य प्रभाग की ओर। आयु का बढ़ना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसे प्रायः समस्या के रूप में देखा जाने लगा है। बढ़ती आयु में कैसी जीवन शैली को अपनाकर समस्याओं को दूर रखा जा सकता है और स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए क्या किया जा सकता है,
आइए समझ लेते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। स्वस्थ रहना हर उम्र के लोगों के लिए आवश्यक है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनमें उम्र बढ़ने के साथ कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं परेशान करने लगती हैं। ये जानना आवश्यक है कि उम्र बढ़ने के साथ अपनी सेहत की देखभाल कैसे की जाए। ये जो बुढ़ापा है ये अचानक नहीं आता है। इसके लिए 60 साल से अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, अपनी डाइट, इस पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और जो अगर आपको बीमारी है ब्लड प्रेशर की, शुगर की और जो बीमारी है उसका रेगुलर चेकअप कराना और जांच कराना बहुत ज़रूरी है। और उसकी दवाई जैसे आपके स्पेशलिस्ट एडवाइस करते हैं वो लेते रहना बहुत ज़रूरी है। वृद्धावस्था एक बेहद महत्वपूर्ण अवस्था है जिसमें अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। साथ ही अपनी सेहत का ध्यान रखना भी जरूरी होता है। बढ़ती उम्र में खुद को कैसे व्यस्त रखना है, दिनचर्या कैसी हो, खान पान कैसा हो और व्यायाम का क्या महत्व है, ये सब कुछ जानने की आवश्यकता है। आप अपनी बॉडी को एक्टिव रखिए। आपको जो बीमारी है उसका इलाज, उसकी दवाइयाँ नियमित रूप से लीजिए और रोज़ का काम कर रहे हैं उसको करते रहिए। और सबसे ज़रूरी एक्सरसाइज है सैर पे जाना, वॉक जाइए। सुबह नहीं जा सकते तो जब धूप निकल आती है तो तब चले जाइए। और अपनी डाइट का ख्याल रखिए। डाइट में प्रोटीन्स होना, अगर आप अंडा लेते हैं तो अंडा रोज़ लीजिए। अनलेस आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है तो फिर आपको एडवाइस किया गया, नहीं तो दूध पीजिए। कैल्शियम सप्लीमेंटेशन लेना और अपनी जो दवाइयाँ शुगर, ब्लड प्रेशर, हृदय की हैं वो आप नियमित रूप से लीजिए। वॉक करिए, योगा अगर कर सकते हैं तो जितना आप कर सकते हैं उतना करिए। मेडिटेशन, रिलैक्सेशन करिए। जरूरी है कि आप बढ़ती उम्र के लिए पहले से तैयारी करें, अच्छी आदतों को अपनाएं, स्वस्थ खाएं, व्यायाम अवश्य करें और स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, जिससे बढ़ती उम्र में समस्याओं का खतरा कम हो और आप वृद्धावस्था में भी स्वस्थ रह सकें। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। कार्यक्रम में अब समय हो चला है एक अल्प विराम का। आप कहीं न जाइए, देखते रहिए डीडी न्यूज। हनी भी उड़ी उड़ के चली फूलों के पास, आसमां के साथ चुन चुन के बनाया, क्या रस है मिलाया, प्योर और नेचुरल शहद है खास, इसमें है मिठास, इसमें है कुछ खास, आपके लिए प्यार MDH का उपहार। असली शहद का विश्वास, MDH हनी। MDH। मैसेज आया है कि ये ऐप डाउनलोड करके इन्वेस्ट कर लो, रातों रात शेयर के भाव डबल हो जाएंगे। कर लो डाउनलोड, अगर पैसे से हाथ धोना हो तो। डॉक्टर रोगी कुमार, MBBS हूँ, MURKH नहीं हूँ। याद रहे, UPI कहता है अगर कोई आसान कमाई का लालच दे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। अरे रे, सावधानी हटी तो जेब कट। मेरी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है बैंक में रजिस्टर्ड। तो डिजिटल पेमेंट में धोखा हुआ कभी तो अलर्ट्स मिलेंगे तभी के तभी। पर पैसे तो गए। नहीं, पैसे नहीं गए। नहीं जो की लापरवाही तो नहीं करनी पड़ेगी भरपाई। और सुनिए, समय से जो की शिकायत मिलेंगे आपको रिफंड सही सलामत। अभी यह कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। विराम के बाद आप सभी का स्वागत है सुप्रभातम कार्यक्रम में। शरीर है तो व्याधियां होना भी निश्चित ही है और हर व्याधि का उपचार भी किया जा सकता है। योग इन उपचारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इन्फ्लेमेटरी बाउल नाम की समस्या कई लोगों को प्रभावित करती है। आइए देखते हैं इस समस्या के लिए किन यौगिक क्रियाओं का सहारा लिया जा सकता है। इन्फ्लेमेटरी बाउल
बाउल डिजीज IBD एक जठरांत्र संबंधी बीमारी है जिसमें पाचन तंत्र में लंबे समय तक सूजन रहती है। योगा अभ्यास से IBD के लक्षणों को नियंत्रित रख सकते हैं। हमारा सबसे पहला आसना है अर्ध मत्स्येंद्र आसना। उसमें हम हमारे दोनों पैरों को सीधा कर देंगे। अब हम हमारे लेफ्ट पैर को उठाएंगे और राइट थाइस के बाजू में रखेंगे। राइट पैर को लेफ्ट हिप के नीचे रखेंगे। अब हम हमारे राइट हाथ को उठाएंगे और लेफ्ट फीट को टच करने का ट्राई करेंगे और हमारे लेफ्ट हाथ को पीछे रखेंगे और अब एक्सेल करते हुए नाभि से ट्विस्ट करेंगे और पीछे की तरफ देखेंगे। यह पोजीशन में 10 सेकेंड्स तक होल्ड करने का ट्राई करेंगे एंड रिलैक्स। अर्ध मत्स्येंद्र आसना से हमारे आंतों में जमे हुए टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं। हमारा दूसरा आसना है वज्रासना। हम हमारे मैट पे घुटनों के बल आ जाएंगे। अब हम हमारे दोनों काफ्स को बाहर की तरफ रोटेट करेंगे और नीचे बैठ जाएंगे। हमारे दोनों फीट एक साथ होनी चाहिए। अब हम धीरे से यहाँ आसना को रिलीज करेंगे। एंड रिलैक्स। यह दोनों आसना का नियमित रूप से अभ्यास करने से हमें IBD के लक्षणों में काफी राहत मिलेगा। आइए जानते हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स योग गुरु डॉक्टर हंसाजी योगेंद्र से। नमस्कार। जब हमारा पेट, हमारी आंतें सिस्टमेटिक काम नहीं कर रही, कभी फास्ट चलती है, कभी स्लो चलती है, तो इससे दिन भर का हमारा जो काम है उसमें काफ़ी रुकावट आ जाती है, क्योंकि हम शांति से कुछ कर नहीं पाते। बहुत ज़रूरी है देखना कि आपने आज दिन भर में क्या क्या खाया, कब खाया, कितना खाया, उसका रिकॉर्ड बनाओ कि जिससे पता लगे कि किसका असर आपके शरीर में क्या होता है। ये जागरूकता लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी है कि आप पानी थोड़ा थोड़ा पीते रहें, पेट भर के एक साथ बहुत खाना ना खाएं, कॉन्स्टिपेशन तो कभी ना हो और लूज मोशन भी कभी ना हो। हर चीज़ व्यवस्थित ढंग से चले। बीटरूट हर चीज़ को स्मूथ करने में मदद करेगा, सूजन कम करने में मदद करेगा। और सबसे अच्छा है पेठा। पेठे का जूस सवेरे रोज़ पी लें तो सब कुछ व्यवस्थित चलने लगेगा। कोशिश करें। नमस्कार। और योग प्रभाग के बाद अब कार्यक्रम में समय है संस्कृत प्रभाग का। इसके लिए आज हम आप सभी को ले चलते हैं संस्कृत पाठशाला की आज की कक्षा में और करते हैं भाषा अभ्यास अपने सहयोगी नारायण दत्त मिश्र के साथ। नमः सकलेभ्यः संस्कृत प्रियेभ्यः संस्कृत पाठशालायां समेषां स्वागतमस्तु। अद्यतन्यां कक्षायां अहमस्मि नारायण दत्त मिश्रः। संस्कृत की कक्षा में आज संख्याओं के साधारण और पूर्णार्थक स्वरूपों का कर लेते हैं पुनरअभ्यास और वाक्यगत विशेष अभ्यास। इसके लिए आज संख्या 1 के संस्कृत प्रयोगों को अच्छे तरीके से जान लेते हैं। देखिए, 1 के लिए संस्कृत में हम साधारण रूप से कहते हैं एकम, पर पुल्लिंग में हम 1 को कहते हैं एकः, स्त्रीलिंग में कहते हैं एका और नपुंसक लिंग में एकम। इन शब्दों को कुछ वाक्यों के प्रयोग के माध्यम से और भी दृढ़ कर लेते हैं। सबसे पहले 1 का पुल्लिंग में वाक्य प्रयोग कुछ यूं कर सकते हैं। अहम अत्र एकः एव जनः वदामि, जिसका अर्थ है मैं यहाँ एक व्यक्ति ही बोल रहा हूँ। अब 1 का संस्कृत वाक्य प्रयोग स्त्रीलिंग में कुछ यूं कर सकते हैं। सा एका क्रीडिका भारते क्रीडा प्रसाराय पर्याप्ता, जिसका अर्थ है वह एक क्रीडिका भारत में खेलों के प्रसार के लिए पर्याप्त है। 1 का संस्कृत वाक्य प्रयोग नपुंसक लिंग में अब हम कुछ यूं कर सकते हैं। तत् एकम रमणीयम स्थानम यत् मह्यम अतीव रोचते, जिसका अर्थ है वह एक रमणीय स्थान है जो मुझे बहुत पसंद है। यहाँ ध्यान दीजिए, हम प्रायः एकः बालकः, एकः जनः, एका बालिका, एकम स्थानम जैसे प्रयोग साधारण रूप से कर लिया करते हैं,
पर संस्कृत व्याकरण की सूक्ष्मता और संपूर्ण वैज्ञानिकता का ध्यान रखें तो एकः बालकः एका बालिका एकम स्थानम आदि का प्रयोग कुछ असंगत है, क्योंकि बालकः, बालिका, स्थानम इन जैसे शब्दों में एक संख्या स्वतः और पूर्वतः अंतर्हित है। तो हम बालकः, बालिका और स्थानम यही कहें तब भी एक बालक, एक बालिका और एक स्थान जैसे अर्थ संस्कृत में स्वयं ही समझे जा सकते हैं। खैर, इसे हम विस्तार से तब बताएंगे जब हम बालकः, बालकौ, बालकाः जैसे शब्द रूपों के बारे में आपको बताएंगे। अब बढ़ते हैं आगे। यदि संख्या 1 की पूर्णार्थकता बतानी हो तो हम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के भेद के साथ कुछ यूं कहेंगे। जैसे 1 की पूर्णार्थकता को हम हिंदी में कहते हैं पहला या पहली, जिसे संस्कृत में कहेंगे पुल्लिंग में प्रथमः, स्त्रीलिंग में प्रथमा और नपुंसकलिंग में प्रथमम। आइए इसी क्रम से कुछ वाक्यों का भी कर लेते हैं अभ्यास। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसे संस्कृत में कहेंगे भारतस्य प्रथमः राष्ट्रपतिः डॉक्टर राजेंद्र प्रसादः आसीत्। भारत में पहली प्रसिद्ध क्रीडिका तो पीटी उषा ही कही जाती है। इसे संस्कृत में कहेंगे भारते प्रथमा प्रसिद्धा क्रीडिका तु पीटी उषा इत्येव कथ्यते। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान पहला है। इसके लिए संस्कृत वाक्य कुछ यूं होगा जनसंख्यायाः दृष्ट्या भारतस्य स्थानं प्रथमम् अस्ति। तो आज आप सभी संख्या 1 के साधारण और पूर्णार्थक शब्दों के संस्कृत स्वरूप से हुए परिचित। अब संस्कृत पाठशाला की अगली कक्षा में जानेंगे अगली संख्या के साधारण और पूर्णार्थक शब्दों के संस्कृत स्वरूप के बारे में। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमो नमः। तो कार्यक्रम प्रस्तुति क्रम में आज इतना ही। 2024 के अंतिम दिन आज आपको छोड़े जाते हैं एक प्रेरक समाचार के साथ, एक प्रेरक वृत्त के साथ, और मिलेंगे आपसे अगले साल अर्थात 2025 में, अर्थात कल। तब तक आप देखते रहिए सुप्रभातम। नमस्कार। घर घर पुस्तकालय के आदर्श वाक्य और बेकार किताबों को भूखे दिमागों से जोड़ने के अलग मिशन के साथ हैदराबाद स्थित फूड फॉर थॉट फाउंडेशन आगे आया है, और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 116वें एपिसोड के दौरान इसकी सराहना की। प्रधानमंत्री ने बच्चों को प्रामाणिक जानकारी प्रदान कराने वाले प्रभावशाली पुस्तकालय बनाने के लिए हैदराबाद के फूड फॉर थॉट फाउंडेशन की प्रशंसा की। फूड फॉर थॉट फाउंडेशन ने पूरे भारत में लगभग 620 पुस्तकालय स्थापित किए हैं, जिसमें से तेलंगाना में 124 शामिल हैं। फूड फॉर थॉट फाउंडेशन एक गैर लाभकारी संगठन है जो 2015 से भारत में पढ़ने की क्रांति को प्रज्वलित करने के एकमात्र उद्देश्य से संचालित है। इस पहल के तहत भारत के 92 शहरों और 21 राज्यों में लगभग 620 पुस्तकालय स्थापित किए गए हैं, जिनमें स्कूल, जेल और IIT गुवाहाटी, सेंट्रल जेल, सिक्किम जैसे सामुदायिक स्थान शामिल हैं। हमारे काम की सराहना करने और मन की बात के माध्यम से इसे भारत के सभी नागरिकों के साथ साझा करने के लिए हम अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत आभारी हैं। हमारा हमेशा से मानना रहा है कि किसी देश को न केवल उसके GDP से बल्कि उसके GGP से भी जाना जाना चाहिए, जो कि घर घर पुस्तकालय है। हमने कुछ सरकारी स्कूलों में किताबों तक पहुंच बनाकर इस यात्रा की शुरुआत की, और आज हम 1 लाख से ज्यादा बच्चों तक पहुंच बना चुके हैं। हमारे समाज में कई बच्चों के पास किताबों तक पहुंच नहीं है, जबकि अनगिनत किताबें बेकार पड़ी रहती हैं। पढ़ने की आदतों को बढ़ावा देने और पूरे भारत में पुस्तकालयों की स्थापना करके इस अंतर को पाटने के लिए फूड फॉर थॉट फाउंडेशन की स्थापना 2015 में की गई थी। फूड फॉर थॉट फाउंडेशन के सदस्य किताबों के संग्रह पर जोर देते हैं। वो कहते हैं
कि इस मिशन के हिस्से के रूप में कई व्यक्ति अपनी किताबें दान करने की इच्छा के साथ हमसे संपर्क करते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान किताबों को वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें अक्सर गैर काल्पनिक, काल्पनिक और विभिन्न सूचनात्मक शैलियां शामिल होती हैं। फिर उपयुक्त सरकारी स्कूलों की पहचान करके उन स्थानों पर पुस्तकालय स्थापित करते हैं। यदि दान की गई पुस्तकें मुख्य रूप से वयस्कों के लिए काल्पनिक या गैर काल्पनिक हैं, तो उन्हें रखने के लिए उपयुक्त पुस्तकालयों की पहचान की जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, छोटे पुस्तकालयों की स्थापना में रुचि रखने वाले व्यक्तियों के साथ सहयोग करके पुस्तक दान भी करते हैं। बच्चों के अंदर जो बुक्स का डर है, किताबों का डर है, वो सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक बुक्स की वजह से और हमारी एजुकेशन सिस्टम की वजह से आता है। फुड फॉर थॉट फाउंडेशन का मकसद ही यही है कि उस डर को बच्चों के मन से हटा देना और उनके मन में सिर्फ किताबों के प्रति प्रेम जागे, वैसी एक्टिविटीज़ करना। हमें कई प्रकार की कहानियों की पुस्तकें पढ़ने को मिलती है और 3 महीने में एक बार भैया लोग आकर हमारी परीक्षाएं और ड्राइंग प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं और हम सब इसमें खुशी से बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। ये फाउंडेशन न केवल पुस्तकालयों की स्थापना और रखरखाव करता है, बल्कि उन्हें बच्चों के लिए अधिक आकर्षक बनाने का प्रयास करता है। इसे प्राप्त करने के लिए कम ज्ञात स्वदेशी कहानियों को रिकॉर्ड किया जाता है, जिसमें मौखिक और लिखित लोक कथाएं शामिल होती हैं, जो आकर्षक पॉडकास्ट के रूप में हैं। पहले चरण में 501 कहानियां, जिसमें से प्रत्येक 2 से 3 मिनट की हैं, 8 भाषाओं में रिकॉर्ड की गई हैं और अब आधिकारिक यूट्यूब चैनल फूड फॉर थॉट फाउंडेशन पर उपलब्ध हैं। हैदराबाद से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।